ओके स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन बी की प्रैक्टिस। पहला एमसीक्यू, द फॉलोइंग सिनेरियो रिलेट्स टू क्वेश्चन 16 to 20. E company is preparing its financial statement for the year ended 31st March 20x7. Year end है E company का 31st March 20x7. The following issues are relevant. Okay. Project Orion. The project commenced on 1st April 20x6, mean at the start of the year. अगर आप देखें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कंपनी का ईयर एंड है 31st March 20x7, 31st March 20x7। यहाँ पर एग्जामिनर बात कर रहा है कि प्रोजेक्ट कमेंस यानी स्टार्ट हो गया ऑन 1st April 20x6 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर and incurred total expenditure of $18 million during the period to 31st December 20x6 और प्रोजेक्ट जाकर कंप्लीट हो गया ऑन 31st December 20x6 और जो टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो गया है वो है $18 million का। इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द पीरियड यानी हर महीने सेम अमाउंट इनकर्ड हो गई है। तो अगर टोटल अमाउंट है $18 million, 18 मिलियन, ठीक है। फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर टोटल 9 मंथ्स बनते हैं। अगर आप काउंट कर ले फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर टोटल 9 मंथ्स बनते हैं। तो अगर मैं डिवाइड बाय 9 कर लूं तो मैं ये कहूंगा कि हर मंथ टोटल $2 million की एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो गई है। $2 million पर मंथ। क्लियर? On 30th June 20x6, management concluded that the project satisfied the recognition criteria for capitalization in accordance with IAS 38 intangible asset. On 30th June 20x6 क्राइटेरिया मीट हो गई तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, कैपिटलाइजेशन को स्टार्ट कर देंगे। देखिए जरा, मैं जरा इसके लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये है प्रोजेक्ट और ये ओके। कंपनी का जो ईयर स्टार्ट है वो है 1 अप्रैल 20x6 और ईयर एंड जो है वो है 31st March 20x7। ईयर एंड जो है वो है 31st March 20x7। ओके, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया फ्रॉम दिस डेट 1 अप्रैल 20x6 और जाकर कंप्लीट हो गया ऑन यहाँ पर कंप्लीट हो गया ऑन 31st December 20x6। कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो गई ऑन 30th June 20x6। दोबारा देख ले, ठीक है। दोबारा मैं जरा थोड़ा जूम आउट कर लूंगा और देख ले। एग्जामिनर प्रोजेक्ट ओरियन के बारे में बात कर रहा है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया ऑन 1 अप्रैल 20x6। यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 20x6 से। टोटल एक्सपेंडिचर जो इनकट हो गई है वो है $18 million, जो मैंने पर मंथ में कन्वर्ट कर दी, जो हमारे पास आ गई $2 million। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ऑन 31st December 20x6। यहाँ पर प्रोजेक्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया है वो मिट हो गई ऑन 30th June 20x6। कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया यहाँ पर मिट हो गई। तो इससे पहले जितने भी एक्सपेंडिचर है यानी इस पीरियड के लिए वो जाकर एक्सपेंस आउट हो जाएगी टू प्रॉफिट और लॉस। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी एक्सपेंसेस होगी फ्रॉम 1 जुलाई 20x6 टू 31st December 20x6, यहाँ पर जितनी भी एक्सपेंडिचर होगी वो सारी की सारी हम क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। तो पर मंथ जो खर्च आया है वो है $2 million का। फ्रॉम अप्रैल टू जून कितने मंथ्स बनते हैं, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स। तो $2 million मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स इज इक्वल टू $6 million। इसको हम क्या कर देंगे, इस $6 million को हम एक्सपेंस आउट कर लेंगे क्योंकि ये रिसर्च कॉस्ट है, ठीक है, एक्सपेंस कर लेंगे।
उसके अलावा जो बाकी 6 मंथ्स बच गए तो उसकी जितनी भी कॉस्ट होगी 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स, तो ये मेरे पास आ जाती है $12 मिलियन। और इसको हम क्या कर देंगे, कैपिटलाइज्ड कर देंगे। ये बात समझ में आती है, इसको हम क्या कर देंगे, कैपिटलाइज्ड कर देंगे। ओके। उसके बाद द प्रोजेक्ट was completed and become available for use on 1st January 20x7। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और अवेलेबल फॉर यूज है फ्रॉम 1st January 20x7, यानी इमीडिएटली अवेलेबल फॉर यूज हो गया। कंप्लीट हो गया 31 दिसंबर 20x6 को, और जैसे ही कंप्लीट हो गया तो इमीडिएटली ये अवेलेबल फॉर यूज भी हो गया। इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर, और 6 ईयर इसकी यूजफुल लाइफ है। तो हम जब इसको अमोर्टाइज करेंगे तो अमोर्टाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम 1st January 20x7। तो टोटल कॉस्ट जो हमने कैपिटलाइज की है वो है $12 मिलियन। कॉस्ट जो हमने कैपिटलाइज की है वो है $12 मिलियन। amortization just for this year, just for 31st March 20x7 वो हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाय, यूजफुल लाइफ है 6 ईयर्स, तो डिवाइड बाय 6, और टोटल मंथ्स बनते हैं 3, सो मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12। तो ये आ रहा है 0.5 मिलियन की amortization एक्सपेंस। तो कैरिंग वैल्यू हो जाएगी 11.5। अब अगर एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट पूछी है कि व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट, तो कैरिंग अमाउंट हो जाएगी $11.5 मिलियन। एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस तो 0.5। हम कितनी कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, $12 मिलियन। एग्जामिनर पूछे रिसर्च एक्सपेंडिचर कितना होगा, 6 मिलियन। और अगर एग्जामिनर पूछे टोटल एक्सपेंस कितना होगा, तो टोटल एक्सपेंस हमारे लिए हो जाएगा 6 मिलियन प्लस एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 0.5 मिलियन, तो टोटल हो जाएगा $6.5 मिलियन का टोटल एक्सपेंस। ये था प्रोजेक्ट ओरियन। क्लियर, देख ले जरा इसको। ओके, नेक्स्ट, प्लांट एंड लैंड। The carrying amount at 31st March 20x7 of plant and land held by E company और year end की वैल्यू आपको गिवन है प्लांट एंड लैंड की। प्लांट है मेजर एट कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन 220,000, यानी कैरिंग वैल्यू है उसकी 220,000। लैंड measured at revalued amount, original cost was 400,000 और revalued amount है 560,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिवैल्यूएशन सरप्लस है 160,000 का, रिवैल्यूएशन सरप्लस है 160,000 का। अभी अगर आप देख ले तो प्लांट के लिए एग्जामिनर ने लिखा है कि कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन, कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट के लिए है कॉस्ट मॉडल, और लैंड के लिए एग्जामिनर ने वर्ड यूज की है रिवैल्यूड अमाउंट, तो लैंड के लिए है रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, प्लांट के लिए है कॉस्ट मॉडल और लैंड के लिए है रिवैल्यूएशन मॉडल। कहां से पता चला, प्लांट के सामने एग्जामिनर ने लिखा है कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन, लैंड के सामने लिखा है रिवैल्यूड अमाउंट। ठीक है, तो प्लांट के लिए कॉस्ट मॉडल और लैंड के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल के जरिए इसकी कैरिंग वैल्यू है 220,000 प्लांट की, और लैंड की रिवैल्यूड अमाउंट है 560,000, और मतलब ये हुआ कि 160,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है। ओके, द टैक्स बेसिस ऑफ द एसेट एट द सेम डेट वर करेक्टली कैलकुलेटेड एज। टैक्स बेसिस आपको गिवन है, प्लांट की है 180,000, लैंड की है 400,000, एंड ई कंपनी पे टैक्स एट 20%, 20% पर टैक्स पे करती है। अब देखिए जरा, यहाँ पर मैं इसकी जरा वर्किंग करता हूँ। सबसे पहले प्लांट के लिए अगर हम देखें, कंपेयर करेंगे कैरिंग वैल्यू
विद द टैक्स बेस। कैरिंग वैल्यू जो एग्जामिनर ने दी हुई है वो है 220,000, ठीक है, और टैक्स बेस जो है एज पर द एग्जामिनर वो है 180,000। अब अगर आप देख ले तो कैरिंग वैल्यू ज्यादा, टैक्स बेस कम, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहेंगे टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, यानी TTD। डिफरेंस जो आ रहा है वो है 40,000, और उसके ऊपर हम रेट मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 20%, क्योंकि रेट टैक्स है 20%, तो हमारे पास डिफर टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी विच इज 8,000। तो इसकी डबल एंट्री होगी प्रॉफिट और लॉस डेबिट बाय 8,000 एंड डिफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट बाय 8,000। ये हो गई प्लांट की वर्किंग। उसके बाद उसके बाद लैंड, इसके लिए भी हमने कंपैरिजन करनी होगी कैरिंग वैल्यू विद द टैक्स बेस। तो कैरिंग वैल्यू रिवैल्यूड है 560,000। अगर आप देख ले तो टैक्स बेस सेम एज लाइक कॉस्ट 400,000, तो यहाँ पर भी कैरिंग वैल्यू ज्यादा, टैक्स बेस कम, तो जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, और वो आ रहा है 160,000। रेट मल्टीप्लाई कर ले 20%, तो डिफर टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 32,000। और इसकी एंट्री होगी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम डेबिट, ये प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम डेबिट एंड डिफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिटेड बाय 32। ठीक है, अब ये प्रॉफिट और लॉस में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि भाई ये यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो रिवैल्यूएशन की वजह से आ रहा है, और मैंने आप लोगों को सिखाया कि जब भी डिफरेंस आएगा रिवैल्यूएशन की वजह से, तो उसका डिफरेंस भी, डिफर टैक्स का डिफरेंस भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगी। आ रही है प्रॉफिट और लॉस की वजह से तो जाएगा प्रॉफिट और लॉस में, रिवैल्यूएशन की वजह से तो जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो इसकी डबल एंट्री होगी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम डेबिट बाय 32,000, डिफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट 32,000। इसका होगा प्रॉफिट और लॉस डेबिट एंड डिफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट बाय 8,000। अच्छा, इसके ऊपर जरा फर्दर बात कर लेते हैं। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि आप जरा कैलकुलेट कर ले टोटल डिफर टैक्स लाइबिलिटी, तो 8,000 डिफर टैक्स लाइबिलिटी बन रही बिकॉज ऑफ प्लांट, और 32,000 बन रही है बिकॉज ऑफ लैंड, तो टोटल डिफर टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी 40,000। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछे टोटल डिफर टैक्स लाइबिलिटी, एक तो एग्जामिनर कह सकता है कि मतलब बताओ प्रॉफिट और लॉस में डिफरेंस कितना जाएगा, तो 8,000, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितना जाएगा 32,000, टोटल डिफर टैक्स लाइबिलिटी कितनी जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो 40,000। एग्जामिनर ये सवाल भी कर सकता है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस आफ्टर डिडक्टिंग डिफर टैक्स लाइबिलिटी कितना रह जाएगा, तो अगर आप देखें टोटल रिवैल्यूएशन सरप्लस है 160,000, उससे हम डिफर टैक्स लाइबिलिटी माइनस कर लेंगे जो अराइज हो गई है बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो हमारे पास रिमेनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस रह जाएगी 160,000 माइनस 32,000, ये हो जाएगी 128,000। अब एग्जामिनर का जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके मुताबिक आप लोग फिर आंसर कर लेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स इक्विपमेंट। ई कंपनी एक्वायर्ड इक्विपमेंट ऑन 1 अक्टूबर 20x2, एक्वायर्ड की गई है कब, 1 अक्टूबर 20x2। करंट ईयर एंड है 31 मार्च 20x7, याद रखें करंट ईयर एंड है 31 मार्च 20x7। इक्विपमेंट एक्वायर्ड कब की गई है, परचेज कब की गई है, ऑन 1 अक्टूबर 20x2। ओके, at a cost of 120,000, the useful life of the equipment was 10 years, after which the residual value was estimated to be nil। उसके बाद जो residual value थी nil। Depreciation was correctly charged up to 31st March 20x7
On that date, the equipment was damaged and E company carried out an impairment review. Impairment review IAS 36. यहाँ पर मैं जरा हेडिंग दे दूंगा इक्विपमेंट का। ओके, अब इक्विपमेंट इम्पेयरमेंट रिव्यू है, तो इम्पेयरमेंट रिव्यू के लिए हम कंपेयर करेंगे कैरिंग वैल्यू वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, तो कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। इक्विपमेंट खरीदी कब है? 1 अक्टूबर 20x2, तो पहला साल इसके लिए हो जाएगा मार्च x3। पहला साल 1 अक्टूबर 20x2 है ना, तो इसके लिए ईयर एंड होगा मार्च x3। ठीक है, ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 20x2, ईयर एंड होगा मार्च x3। फिर अगला साल हो जाएगा मार्च x4, फिर हो जाएगा मार्च x5, फिर हो जाएगा 6 और फिर हो जाएगी 7। तो 1 2 3 4 एंड ये वाली हो जाएगी हाफ 0.5। ठीक है, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 20x3 तक 6 मंथ बनते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो ये हो जाएगा हाफ 0.5 एंड ये 1 2 3 4, तो ये टोटल हो जाएगी 4.5 ईयर्स। ठीक है, अभी जब हम कैरिंग अमाउंट निकालेंगे तो कॉस्ट आपको गिवन है ऑलरेडी 120,000 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो आपके पास डायरेक्टली कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। which is 66,000। ये है 5.5। ठीक है, कैरिंग वैल्यू है 66,000। अभी रिकवरेबल अमाउंट हम फाइंड करेंगे, तो रिकवरेबल अमाउंट या तो हमें गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो फिर हमने लेना होगा रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ हम ले लेना होगा हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। ओके, at 31st March 20x7 the fair value was estimated at 45,000 and the cost to sell at 2,250। अगर देखें तो फेयर वैल्यू हमें गिवन है विच इज 45,000 और कॉस्ट टू सेल जो है वो है 2250 विच इज 42,750। ठीक है, वो हो जाएगी 42,750। ये आपके पास है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। उसके बाद the equipment is expected to generate annual cash flow of 12,500 for the next 5 years. The relevant cost of capital is 12% and the present value of the annuity of $1 is 3.60। आपको ऑलरेडी एनविटी फैक्टर गिवन है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें विद कैश फ्लो 3.6, तो इससे आ रहा है 45,000। हायर कौन सा है? अगर आप देख ले तो हायर है हमारे पास वैल्यू इन यूज विच इज 45,000, तो ये बन जाएगी हमारे लिए रिकवरेबल अमाउंट। तो 45,000 इज रिकवरेबल अमाउंट। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो बन जाएगा इम्पेयरमेंट एक्सपेंस विच इज 21,000। ये हो गया आपके पास इम्पेयरमेंट एक्सपेंस, इसकी इंटू जगह P&L डेबिट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट विद 21,000 एंड 21,000। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की, इसको जरा 1 मिनट तक देख लें, फिर रिक्वायरमेंट्स की तरफ पढ़ते हैं।
Okay, now requirements. In accordance with IAS 38 intangible asset, what amount should be recognized in the statement of profit or loss for the year ended 31st March 2007 in respect of the project or year? हमसे पूछी गई है total amount that should be recognized in statement of profit or loss. The total amount is 6.5 million, option B. Next, in relation to the plant and land, what are the carrying amount of the deferred tax liability and revaluation surplus in equity at 31st March 2007? हमसे पूछी गई है deferred tax liability की value and revaluation surplus की value at the year end. वो मैंने already यहाँ पर calculate की थी. 40,000 आपकी बन गई deferred tax liability and 128,000 revaluation surplus. So 40,000 deferred tax liability and revaluation surplus of 128, option C. Okay. What amount should be recognized in statement of profit or loss in relation to the impairment of equipment for the year ended 31st March 2007? तो impairment हमने calculate कर लिया, which is 21,000. तो ये आपका आंसर हो जाएगा 21,000. उसके बाद ये company has an intangible asset that has an indefinite useful life. Indefinite useful life है. तो आपको पता है according to IAS 38 इसको हम amortize नहीं कर सकते, इसकी annual impairment testing करेंगे. Which of the following statement is correct? The asset should be amortized over a maximum of 20 years. इसकी amortization कभी नहीं होती. The asset should be amortized over the period management expected to benefit. अगर indefinite life है, management क्या expect कर सकती है? तो ये भी गलत है. The asset should not be amortized but must be tested annually for impairment. Option C. Next one. The asset should not be amortized but must be tested for impairment if indicator exists. इंडिकेटर हम सिर्फ चेक करते हैं लिमिटेड यूजफुल लाइफ वाले के लिए. अगर इनडेफिनिट लाइफ है तो उसके लिए आपने एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी होगी. Identify by clicking on the relevant box in the table below whether the following should be treated as research or development expenditure in accordance with IAS 38 intangible asset. First one है the construction of a scale model of a pilot plant. तो कंस्ट्रक्शन है तो इट इज अ डेवलपमेंट. स्केल मॉडल किसे कहते हैं? जब आप एक मिनी मॉडल बनाते हो किसी एसेट का. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक बड़ी प्लांट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, या फैक्ट्री बना रहे हो. उससे पहले टेस्टिंग के लिए आप उसकी एक मिनी मॉडल बना दो, तो उसको कहा जाता है स्केल मॉडल. कंस्ट्रक्टिंग हो रही है तो इट इज डेवलपमेंट. एक्टिविटीज एम टू ऑब्टेनिंग एट न्यू नॉलेज ऑब्टेन करो तो रिसर्च. टेस्टिंग और प्री प्रोडक्शन फोटोटाइप्स ऑलरेडी बन गया, अभी टेस्टिंग कर रहे हो तो डेवलपमेंट. The search for alternative use of products that are already manufactured. Word है search, तो search is a research expenditure. ये आपका हो गया MTQ नंबर 1 और उसके आंसर्स. इससे भी आप पिक्चर ले सकते हैं.